नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको गोड्डा से बता दें, जहां महज 50 रुपए के लिए मजिस्ट्रेट साहब अपना ईमान बेचते दिख रहे हैं और इसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल जिला प्रशासन ने अवैध माइनिंग और ओवरलोडिंग पर शिकंजा कसने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया और इसे लेकर चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है, जो 24 घंटे ओवरलोडिंग और अवैध माइनिंग पर नजर रखेगी। गोड्डा में 5 जगह पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहां मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात है, लेकिन गोड्डा नगर थाने के बाहर तैनात मजिस्ट्रेट कागजातों की जांच के दौरान 50 रुपए भी लेने से नहीं हिचकते हैं। यहाँ गाड़ियों की चेकिंग कम होती है और वसूली पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जिस वक्त इस वीडियो को बनाया जा रहा था, उस वक्त विलास ठाकुर नाम के बीआरपी की ड्यूटी लगी थी, जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं और पिछले 4 जुलाई से बतौर मजिस्ट्रेट वहां पर कार्यरत हैं। किसका पैसा लिया भैया? चालान चेक किया है, लिया। क्या चालान चेक किया है, लिया। कैट का पैसा लिया? 50। कौन थाना था ये? तो अब हमको नहीं पता है भैया कौन सा। हाँ, गोड्डा है नहीं? हाँ, गोड्डा जिला। तो गोड्डे थाना है ना? अच्छा ठीक है। 50 रुपया लिया आपसे? हाँ। सब ट्रक क्लास ले रहा है? हाँ। हाँ? आपका लोड गाड़ी है? हाँ। कहाँ का गाड़ी है? ये गाड़ी है समस्तीपुर का। और देखिए बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता दें, जहां एक अर्धनिर्मित घर से पुलिस ने युवती का जला शव बरामद किया। नरकोपी थाना क्षेत्र और गुमला के भरनो प्रखंड की वनटोली आश्रम से सटे चट्टी रोड पर मठ पहाड़ के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के बाद पत्थर से कूच कर युवती की हत्या कर दी गई। साथ ही शव की पहचान मिटाने के लिए आग के हवाले कर दिया गया। शव का अधिकांश हिस्सा जल गया है। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। मृतक की उम्र 18 से 20 साल बताई जा रही। मृतक के सिर और चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया। वहीं मौके से पेट्रोल की शीशी और शराब की बोतलें भी बरामद की गई। शव मिलने की जानकारी के बाद थाना क्षेत्र के विवाद में काफी देर तक मामला उलझा रहा और अभी तक वारदात में शामिल आरोपी को पकड़ने में पुलिस पूरी तरह नाकाम है। और इन सब के बीच सवाल पूछता है न्यूज़ 18 कि रेप और मर्डर के बाद आखिर शव किसने जलाया और हत्यारे को कब तक पकड़ा जाएगा? हत्या का आरोपी थाना क्षेत्र विवाद में क्यों पड़ी रही पुलिस? जब इस तरह की घटनाएं घट जाती है तो इतनी संवेदनशीलता क्यों? आखिर क्यों थाना क्षेत्र विवाद में पुलिस पड़ी रही और अब तक किसी का खबर सामने नहीं आ पाई? और बड़ी खबर और देखिए अगली खबर आपको दुमका से बता दें, जहां बासुकीनाथ से पूजा कर लौट रहे श्रद्धालुओं को ठोकर मारने के बाद तेज रफ्तार स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 6 लोगों को चोटें आई हैं। हंसडीहा दुमका मुख्य मार्ग पर हंसडीहा थाना क्षेत्र के रामगढ़ मोड़ के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बिहार के पूर्णिया से 6 बाइक पर सवार होकर 12 लोग बासुकीनाथ पूजा करने आए थे। लौटने के दौरान सभी सड़क किनारे बाइक खड़ी कर चाय पी रहे थे और इसी दौरान अनियंत्रित गाड़ी ने उन्हें ठोकर मार दी और सड़क किनारे बनी नाली से टकरा गई, जिसमें गाड़ी का 2 चक्का ब्लास्ट कर गया। हादसे में 5 बाइक सवार और गाड़ी में बैठी 2 महिलाओं को गंभीर चोट लगी। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गढ़वा के बंशीधर नगर के गुलाब स्कूल ऑफ नर्सिंग पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। छात्राओं ने प्रबंधन पर फर्जी प्रमाण पत्र देने का आरोप लगाया। छात्राओं ने कहा कि साल 2018 से 20 के बीच में गुलाब स्कूल ऑफ नर्सिंग में नामांकन कराया गया था। प्रबंधक ने कहा कि झारखंड मेडिकल काउंसिल और इंडियन मेडिकल काउंसिल से कॉलेज मान्यता प्राप्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नर्स की निकली वैकेंसी में इनके प्रमाण पत्र को मान्य नहीं माना, जिसके बाद छात्राओं ने प्रबंधन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। पूरे मामले पर फोन पर डीसी रमेश घोलप ने श्री बंशीधर, एसडीएम और सिविल सर्जन को जांच के आदेश दिए हैं। कि हम लोग गुलाब स्कूल ऑफ नर्सिंग से एएनएम का 2018 से 20 वाली बैच के हैं, पास आउट हो चुके हैं। वहाँ पे एडमिशन से पहले बताया गया कि फुल गारंटी दिया गया कि छात्र की 100%, रिजल्ट 100% और ये बोलते नौकरी भी 100%। हम लोग वहाँ से पास आउट हो गए। इसके बाद यूपी में जब आया वहाँ पे वैकेंसी, तो उसमें भरे सब 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करते थे। जब वो हुआ, जब रिजल्ट वेरिफिकेशन हुआ
तो उसमें हम लोग छट गए कि ये फर्जी है। तो क्या रूल है इसके? नर्सिंग के रूल्स होंगे, उसके तहत ये बिना एप्लीकेशन के चलाना होता है कि नहीं होता है, वो भी बताइए। वो आपने रिपोर्ट में लिख दिया, उसको बोलते कि ये परस्यू करो, नहीं तो अभी भी जो भी बाहर निकलेंगे उनको यही दिक्कत आएगा कि वो भी नहीं वो बताइए। और कल छोड़ के भी उसके बाद के नेक्स्ट 2 दिन में, एक दिन में आप और एसडीओ सब जाके जांच करके बोलिए। और देखिए, बोकारो में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार को शो कॉज दिया है। मामला सदर अस्पताल से मरीजों को उनके निजी अस्पताल में ले जाने का है। दलालों ने सदर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती राजकुमारी देवी को ले जाकर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया और मरीज से 8,000 रुपए की वसूली कर ली। मरीज के घर वालों की शिकायत और न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच कराई तो आरोप सही निकला। सिविल सर्जन ने उपाधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार को शो कॉज किया है और विभाग को सूचित कर दिया है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर पहुंचेंगे, जिसको लेकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां देवघर पहुंच गई है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। टीम पहले देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण कर बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंची, जहां निरीक्षण के दौरान बाबा के दर्शन भी किए गए और उसके साथ साथ देवघर कॉलेज परिसर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, वहां पर भी टीम ने निरीक्षण किया और फिर वापस एयरपोर्ट पहुंच गए। सुरक्षा एजेंसियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी मार्गों का निरीक्षण कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर पहुंच रहे हैं, जहां एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ साथ कई योजनाओं का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ साथ देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि देवघर पहुंचने से पहले केंद्रीय सुरक्षा जांच एजेंसियां लगातार देवघर में दौरा करने पहुंच चुकी है। सबसे पहले एयरपोर्ट का दौरा किया गया, उसके बाद वहां से निकलकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पहुंची टीम और फिर वहां से वो टीम निकलकर देवघर कॉलेज का भी निरीक्षण और जायजा लिया। आईआरबी की टीम, एसपीजी की टीम, वहीं भारतीय वायुसेना की टीम, सभी टीम जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार देवघर में यहाँ पर जायजा ले रही है, निरीक्षण कर रहे हैं, उनके रूट मैप का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि जो है सुरक्षा व्यवस्था उन्हें वो अच्छे से मुहैया कराया जा सके। मंदिर में भी काफ़ी देर तक उन्होंने वहाँ पे जायजा लिया। उसके बाद वहाँ से पहुंचकर देवघर कॉलेज मैदान, जहाँ पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, वहाँ भी पहुंचकर ये एजेंसियां जो है सुरक्षा व्यवस्था को देखा। उसके साथ साथ आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर चारों तरफ जो है विशाल जनसभा का या देवघर एम्स के लिए धन्यवाद, स्वागतम मोदी जी, देवघर एयरपोर्ट के लिए धन्यवाद, ऐसे कई बैनर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं, जिससे काफ़ी शहर जो है पूरा मोदीमय दिख रहा है और यहाँ के लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर पहुंच रहे हैं और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और झारखंड में मौसम की मार ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब तक जरूरत से 43% कम बारिश होने की वजह से रोपनी का कार्य शुरू नहीं हो सका है। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने अगले सप्ताह अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक में राज्य भर में बारिश का आकलन किया जाएगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने। हमारे साथ राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हैं। बादल जी, बहुत कम बारिश हुई है और जो मुझे जानकारी है 43% कम, तो ये अपने आप में एक संकेत दे रहा है कि इस बार फिर फसल बेहतर नहीं हो पाएगी जो पिछले बार हो सकी थी। समय पर हमने बीज दिया, कुशल प्रबंधन किए, लेकिन आप जानते हैं कि आज भी अधिकतर किसान मानसून पर अपने खेती के लिए निर्भर हैं। एस्योर्ड इरिगेशन एरिया लैंड को लेकर जो प्लानिंग बन रही है, उसको लेकर जल संसाधन विभाग ग्रामीण विकास से समन्वय करते हुए कार्य योजना है, लेकिन वर्तमान साल में जो इस तरह का मौसम की बेरुखी हुई है उसको लेकर विभाग गंभीर है। साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स, बिरसा एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, सबके लोगों से हमारा विभाग संपर्क में है और हमने बैठक भी शीघ्र बुलाने का उन्हें निर्देश दिया है। और साथ ही झारखंड राज्य फसल राहत योजना, जिसको हम लॉन्च करने वाले हैं, बजट भी ले लिया गया है सब कुछ,
उसको भी लेकर सहकारिता विभाग पर हमने कहा है कि इस बार किसानों को लगता है कि ज़रूरत है। तो अभी देखते हैं, समय है, लेकिन वैकल्पिक तैयारियां भी हमने शुरू कर दी है। कितनी फसल राहत क्या है? क्योंकि फसल राहत यही है कि हम खेती किसानी करते हैं, अन्नदाता हैं, और देश के लिए हम वैसे सेक्टर को चुनते हैं जो कि सब जानते हैं ज़्यादा लाभकारी नहीं है, लेकिन देश के लिए जरूरी है। तो उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल टूटे नहीं, हम उन्हें घाटा होने पर क्षतिपूर्ति देते हैं। तो एज पर जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अनुसार हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीमित कंपनियों को न लेकर हमने अपनी योजना चलाई। बादल जी, क्या कितने दिनों में ये बैठक होने जा रही है? क्योंकि आपने कहा कि और 2-4 दिन इंतजार करना होगा, अगर बारिश नहीं होती है तो एक आकलन जरूरी है राजस्थान। इसी वीक में। देखिए, ये कृषि मंत्री थे बादल जी, इन्होंने कहा कि जिस तरह से मौसम रूठा हुआ है, किसानों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, किसानों को कैसे उस घाटे से पाटा जाए, इसके लिए सरकार गंभीर है। और इसी सप्ताह में, मतलब जब हम आज बात कर रहे हैं, आज शनिवार है, नेक्स्ट जो सोमवार से जो वर्किंग डे शुरुआत होगी, इसी वीक में एक बैठक होगी और एक आकलन किया जाएगा कि राज्य भर में बारिश क्या औसत है और क्या करने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विधायक इरफान अंसारी की ओर से बालू तस्करी को लेकर उठाए गए सवाल का समर्थन कर दिया है। राजेश ठाकुर ने कहा है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने सरकार के सामने बालू तस्करी का मामला सामने लाया। राज्य सरकार को इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेने की जरूरत है और उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में राज्य सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। मालूम हो कि विधायक इरफान अंसारी ने एक वीडियो जारी करते हुए बराकर नदी घाट पर हो रहे बालू तस्करी पर खुद की सरकार पर ही सवाल उठाए थे। सरकार होने का मतलब कतई ये नहीं है कि हम सच्ची बातों को बाहर नहीं लाएं। एक संजीदा विधायक होने के नाते, या कोई विधायक अपने से अगर कोई इस तरह की तस्वीर रिकॉर्ड करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए। इसमें कहाँ कोई दिक्कत की बात है। और सरकार के संज्ञान में आई है तो निश्चित रूप से आप जब देखेंगे कि संज्ञान में बहुत सारी बातें आई थी, तो पूरे प्रदेश में छापेमारी का दौर चला था। कहीं भी कोई माइंस, कहीं भी कोई बालू का जो कारोबार चल रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया गया। हो सकता है कहीं पे इस तरह की बातें हो रही होगी, उसको भी रोका जाएगा। होगी कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई होगी। और धनबाद को कोयले की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, जहां वैध के साथ साथ अवैध रूप से भी कोयले का कारोबार लगातार जारी है। कोयले के अवैध कारोबार को रोकने में पुलिस प्रशासन के साथ ही बीसीसीएल प्रबंधन पर भी लापरवाही के आरोप लगते हैं। आईएसएम धनबाद के एमबीए डिग्रीधारी और पर्वतपुर कोलियरी के सीनियर माइन मैनेजर अजीत सिंह यादव ने ऐसा डिवाइस बनाया है जिसके इस्तेमाल से कोयले की तस्करी पर रोक लगाई जा सकती है। इस डिवाइस को लेजर फेसिंग डिवाइस का नाम दिया गया। इस डिवाइस में कोलियरी के हर कोने में एक लेजर लाइट लगाई जाती है, जिसमें से नकली किरणें दूसरे छोर पर डिवाइस तक जाती है। जैसे ही कई किरणों से होकर ये गुजरता है, अलार्म खुद ब खुद बजने लगता है, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी अलर्ट हो जाते हैं। तो इसमें जैसे ही कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन घुसता है, व्हीकल घुसता है, तो जोर से सायरन बजेगा। सायरन बजते ही हमारा सेफ्टी सिस्टम जो है, सुरक्षा तंत्र जो है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो एक्टिव हो जाएगा, अलर्ट मोड में आ जाएगा और वो चारों तरफ देखेगा कि कहाँ घुसा है और उसको फिर माइन से निकाल देगा। तो इससे हमारा कोयला चोरी रुकेगा, हमारा माइंस में होने वाला एक्सीडेंट रुकेगा। लेकिन ये पूरा विश्वास है कि ये डिवाइस जहाँ भी लगेगा वो पूरा कारगर साबित होगा और हमारे फाइनेंशियल बजट में भी बहुत सारे लाभ आएंगे, क्योंकि इसके लगाते हैं हमारे सिक्योरिटी सिस्टम, जो सिक्योरिटी गार्ड का जो है, वो मैन पावर की बचत हो जाएगी। और जामताड़ा में पुलिस ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा है। साइबर थाना पुलिस ने सीताकाटा गांव से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 10 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, 17 एटीएम कार्ड के साथ साथ पासबुक, चेकबुक और 4 बाइक भी जब्त किए गए। ये अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर यूनो रजिस्ट्रेशन के नाम पर साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे थे। तीनों अपराधियों को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। इन लोगों से जो जब उनका सर्च हुआ, घर का सर्च हुआ, तो बरामदगी में 10 मोबाइल मिला, 13 सिम मिला, 17 एटीएम कार्ड मिला और 4 मोटरसाइकिल भी सीज हुआ है।